मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा जहाँ से आप आती हैं, जो मेरा भी जिला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, लोग बाहर गए हैं। महिलाएँ भी नहीं हैं, पुरुष भी नहीं हैं, घर खाली हैं और लोग खेती-बाड़ी भी वहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं। आप भिंडी भी उगाओ, गोभी भी उगाओ, आप पत्ता गोभी उगाओ, फूल गोभी उगाओ और तमाम दलहन-तिलहन बहुत बट सब बहुत। कि मेरे जो ये कार्य थे आज जो जिसको रिकॉग्निशन मिला है इस समय, तो उससे मुझे और ज़्यादा साहस हुआ है और ज़्यादा प्रेरणा मिली है इनको करने की इनके साथ। जो भी थड़िया, चौपला, जुमेलो, बाजवन, न्योली, छपेली इत्यादि जो भी गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को गाने का मैंने एक प्रयास किया है। अरे बले ऊंचा डांडा काठा मागे तेरा तंबू तड़िया, ऊंचा डांडा काठा एड़ियो गुरु झंडा घटिया मेरी बनियो। अरे बोलते ही वाला काठा रंदी सूजो बीजो एड़ियो। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो न्यूज ही न्यूज है, आसमान से आफत बरस रही है, आपदा आई हुई है, बादलों ने बहुत परेशान कर रखा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस परेशानी के बीच में कुछ चेहरे मैंने आपको शुरुआत में दिखाए हैं, अभी वो चेहरे वो हैं जो तमाम परेशानियों को पार करते हुए, गाढ़ गधेरों को पार करते हुए देहरादून पहुंचे और देहरादून पहुंचने के बाद उनको एक सम्मान मिला, जो प्रतिष्ठित सम्मान है, जाना-माना सम्मान है, वीरता के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, समाज में अलग कर दिखाने वाली महिलाओं को दिया जाता है। उस पुरस्कार को पाने के लिए तमाम लोग लाइन में कतार में रहते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों तक वो पुरस्कार पहुँच पाता है। ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों के बताना चाह रहा था कि पूरा संघर्ष करने वालों के चेहरे ना कुछ अलग नहीं होते हैं, वो भी हमारे और आपके जैसे दिखते हैं और उन्हीं चेहरों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ और एक छोटी-सी चर्चा भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी, संघर्ष करना कितना आसान रहता है ज़िंदगी में। आप सबका स्वागत है। रेशमा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत चीज़ें आपके बारे में सुनी थी इससे पहले भी और आज आपका चेहरा भी देख के आप गीता उपाध्याय जी अल्मोड़ा से आती हैं, जी मेरे ही जिले से आती हैं और जी आपके बाल नमस्कार। है और आपको आपको तीलू रौतेली पुरस्कार मिल गया, अब आप भी फेमस हो गई हैं। और हेमानेगी जी के बारे में क्या कहूँ? अपनी गायन से जुड़ी हुई और तमाम चीज़ें का परिचय है, वो अपने आप ही नाम है अपना। तो दगड़ियों शुरुआत करते हैं हम कुछ सवालों के ज़रिए से। सबसे वरिष्ठ अपने उपाध्याय जी सबसे वरिष्ठ हैं, उनसे सबसे जी पहले शुरुआत करता हूँ। उपाध्याय जी कैसा लगता है पुरस्कार मिला, तीलू रौतेली पुरस्कार एक मैसेज होता है हम लोगों को भी जब कोई इस पुरस्कार को पाता है, तो संघर्ष को भी हम लोग देखना और सुनना चाहते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। कैसा आपका कार्य रहा है और क्या रहा? नमस्कार सबका। उत्तराखंड में मैं यहीं पैदा हुई हूँ, अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का, वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं मेरी शिक्षा हुई है और वहीं मेरा कार्यक्षेत्र भी रहा है, वहीं मेरा विवाह भी हुआ है। तो अल्मोड़ा जनपद से मेरा गहरा लगाव है और आज भी मेरा कार्यक्षेत्र वहीं है। तो उसको बहुत नजदीक से मैंने और विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं को देखा है मैंने। तो महिलाओं की जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, उनकी थोड़ी सी अलग समस्याएं हैं, उनके अलग संघर्ष हैं। हिमालयी क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं, उनके अलग संघर्ष है। मैंने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया है, बागेश्वर जनपद की, मुंशियारी के, उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो 2013 की भी आपदा आई थी उसके बाद रुद्रप्रयाग है, इनके सब जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आपदा से ग्रस्त जो क्षेत्र हो गए थे, वहां पर मैं उन महिलाओं से जो कि आपदा प्रभावित थे उनसे मिली हूँ, बात किया है और आज तक जितने भी मेरे कार्य हुए हैं वो इन महिलाओं के साथ हुए हैं। तो मैंने देखा है कि उनके संघर्ष कुछ बहुत अलग है, उनकी पीड़ाएं थोड़ी सी अलग हैं। और अगर हम शहरी क्षेत्र की महिलाओं की बात करते हैं तो उनके संघर्ष, उनकी समस्याएं थोड़ी सी अलग हैं। और वक्त बदलने के साथ साथ इन समस्याओं में भी निरंतर बदलाव आए हैं और उनके संघर्षों में भी बदलाव आए हैं और विकास की इस प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और ज्यादा अहम हुई है। और इन अहम भूमिकाओं को देखते हुए आज मैं ये देख रही हूँ कि मेरे जो ये कार्य थे आज जो इसको रिकॉग्निशन मिला है इस समय, तो उससे मुझे और ज्यादा साहस हुआ है और ज्यादा प्रेरणा मिली है इनको करने की इनके साथ। चलिए, अब हेमा जी के पास हम जाएँ और वो कुछ गुनगुनाएँ, उससे पहले मैं रोशना जी को चर्चा में ले आता हूँ। क्योंकि रोशना जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से हमारी तमाम महिलाएँ
प्रदेश की वो मैदानी इलाकों में आ गई, उन्होंने खेती-बाड़ी छोड़ दी। वो कहती है अब खेती-बाड़ी में कुछ नहीं रह गया बल, वहाँ पर सुअर आ रहा है बल और वो बानर वगैरह, बंदर वगैरह सब खा जा रहे हैं, तो क्या करना है? और ऐसे में रुश्मा जी एक अकेली ऐसी हैं, औरत हैं, मुझे ऐसा लगता है जो लोगों के लिए प्रेरणा बनी कि आप भिंडी भी उगाओ, गोभी भी उगाओ, आप पत्ता गोभी उगाओ, फूल गोभी उगाओ और तमाम दलहन, बहुत भट सब उगाओ। क्या रुश्मा जी कितना आसान है ये सफर आपका? आप मायके में भी आपने किया सुना, आपने ससुराल में आई उस विरासत को लेकर वहाँ पर भी आपने झंडे गाड़ दिए। हूँ, कृषि से भी हूँ, सामाजिक कार्य भी करती हूँ, पर मुझे ये जो करना इतना आसान भी नहीं, इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि मेरे जब मैं अपने मायके थी, तो वहाँ तो कोई कम था, पर फिर भी काम मैंने वहाँ भी किया, पर जब हम ससुराल आए तो नहीं, पहले दिन से लोग तो शादी के ही दिन एक बंदे खेतों में निभाते, मैं शादी के दूसरे दिन मैं ऐसे ही खेतों में। थोड़ा-सा रोक रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा अपने अपने फ़ोन को ना इधर रखिए, आपका आधा ही चेहरा आ रहा है ना, उसमें बाद में फिर वो हाँ, ऐसे। अब बोलिएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने मैं मायके में खेती कर रखी है, और अब मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने दूसरे दिन से मैंने लोग तो 1 महीने तक बोलते हैं जब तक मेहंदी नहीं होती तब तक कुछ काम नहीं करना। मैंने मेरी शादी भी इसीलिए हुई थी, उन्होंने पक्का दी थी कि भई काम है खेती से मैं बाहर ला सकती, तो मैंने बोला चलो कोई, मेरे माँ-बाप का ये कहना आपकी है आवाज़ थोड़ा कि साफ नहीं आ पा रही है, हम सही नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि शायद नेटवर्क इश्यू है। थोड़ा-सा वाईफ़ाई ज़ोन में आइए या फिर थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कहीं पे हो जाए, अभी तक तो सही आवाज़ आ रही थी। आप थोड़ा दुरुस्त करिएगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा, आपसे बात करूँगा। लेकिन हेमा नेगी कसारी जो अपनी पुरानी पहचान को साथ लेकर चल रही हैं, नेगी भी लगाती हैं, कसारी भी लगाती हैं। आप हेमा जी चर्चा में आइए, आप चर्चा में ही हैं, वैसे भी आप गुनगुनाती हैं और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन तीलू रौतेली पुरस्कार पाया है, वो कैसा महसूस आप कर रही हैं? कितना संघर्ष आपका रहा है? पहले तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सर, मेरा नाम है हेमा नेगी करासी। हाँ, कश्यारी नहीं है, करासी है, करासी, KARA ऐसा है, करासी। हाँ, और अभी आपने जो मुझे बताया है कि मैं उत्तराखंड की लोक गायकी के क्षेत्र में मैंने काम किया है। हमारा जो उत्तराखंड की जो हमारी पौराणिक परंपरा है, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी विरासत है, उस पे आधारित जो हमारी लोक विधाओं पे आधारित जो भी लोकगीत होते हैं, लोक जागर होते हैं, लोक मांगल होते हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार को लेके जो भी थड़िया, चौपला, जुमेलो, बाजवन, न्योली, छपेली इत्यादि जो भी गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को गाने का मैंने एक प्रयास किया है। और आज हमारे उत्तराखंड सरकार का मैं पहले तो धन्यवाद करूंगी, और अपने जनपद, गृह जनपद जो मेरा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, उन पूरे जनपद वासियों को धन्यवाद करूंगी, और सारे प्रशंसकों का धन्यवाद करूंगी, और समस्त पत्रकार बंधु, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी का धन्यवाद करूंगी कि आज उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमें जो ये तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है, तो ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें आगे किस तरह से फिर, अभी तो ये था कि चलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत उत्तराखंड के लिए, लोकगीत गा रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, लेकिन एक पुरस्कार लेके इंसान को एक जिम्मेदारी में बांधा जाता है कि भाई आप उत्तराखंड की धरोहर हो, तो आपको उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, जब से भी मैं इस फील्ड में आई हूँ, डे वन से ही मैंने उत्तराखंड के लिए काम किया है, और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारे आभूषण है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा खान पान है, रहन सहन, उस पर आधारित ही गीत मैंने गाए। और भविष्य में भी मेरा हमेशा प्रयास यही रहेगा कि जब तक सांस है तब तक मैं उत्तराखंड की जो ये माटी के गीत हैं, जो मेरे थाती के गीत हैं, उनको गाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं हालाँकि मैं चाहता तो ये हूँ, शुरुआत आप एक छोटे से कोई गुनगुना कर दें तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। बहुत दिन हो गए कुमाऊनी गढ़वाली नहीं सुना, ना जाकर सुनी, ना कुछ छपेली, ना कोई ढोढ़ा, कुछ नहीं सुना है। थोड़ा-सा कुछ दर्शकों के लिए अगर आप गा दें, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है। अच्छा, अभी मेरा एक जागर है, वो बहुत हिट हुआ है, आचरी जागर, तो उसी की 4 लाइनें मैं गुनगुनाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगा, और आप सभी को भी जरूर पसंद आएगा।
तेरे बल्ले ऊंचा डांडा काठा मागे तेरा तंबू तड़िया ऊंचा डांडा काठा एड़ियो गुरु झंडा घटिया मेरी बण्यो अरे बोलते ही वाला काठा रंदी सूजो बीजो एड़ियो तो डांडा काठो मरंदी सूजो बीजो एड़ियो मेरी बण्यो अरे राम जी की एड़ी होली लखन का बाणा राम जी की एड़ी होली लखन का बाणा मेरी बण्यो। धन्यवाद। अभी अच्छा लगा, आपकी आवाज भी उतनी अच्छी है जिस तरीके से बहुत आप लोगों के दिलों में राज करती हो, यूं ही नहीं है। आवाज के दम पर आपने टीटू रतली पुरस्कार पाया है। विदा जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। बहुत सारी परिस्थितियां हैं आज के दौर में, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है। आपने लोगों से बात की, लोगों के बीच में काम किया, महिलाओं से भी बात की थी। मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा, जहाँ से आप आती हैं, जो मेरा भी जिला है, वहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, लोग बाहर गए हैं। महिलाएं भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, घर खाली हैं और लोग खेती बाड़ी भी वहां पर अब नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से इस चुनौती को आप पहाड़ के लिए देखें, अपने उत्तराखंड के लिए देखें कि आप बंजर हो रहे हैं, खेत भी, घर भी, सब, इसके लिए कैसे काम होगा आगे? आप क्या सोचती हैं? मैं जो इन क्षेत्रों में देख रही हूँ जहाँ की खेती बाड़ी आज चौपट हुई है, एक तो यहाँ पर जो परिस्थिति जन्य समस्याएं पैदा हुई हैं, क्योंकि परिस्थिति अभी आजकल ऐसी है कि हमारी खेती सिंचाई पर आधारित है। तो वार्षिक जो अतिवृष्टि है, कभी बिल्कुल सूखा है, कभी बाढ़ की स्थितियां हैं, कभी आपदा की स्थितियां हैं, और इसके साथ ही साथ जो अनियोजित हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी हमारी खेती बाड़ी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो जंगली जानवर है, उनके आतंक से भी हमारी फसल कुछ हुई है। और साथ में मैं ये देख रही हूँ कि हम लोगों का जो अभी विकास हुआ है, कुछ एक हमारी सोच में जो बदलाव आया है, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं गांव की, उनकी में जो कर्मठता थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे माफ करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई पड़ी है कि हम लोग थोड़ा सा जो बाहर से जो जिंदगियां हैं, जो बाहर का जो विकास है, उससे हम बुरी तरह प्रभावित हैं। और हमको लगता है कि हमारे ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, इससे अच्छा इनको छोड़ दिया जाए, यानी कि पलायन करने की स्थिति आ जाती है। इसको इस तरह से मैं देखती हूँ कि हमारे जो पंचायती राज है, उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक गांव जो हमारे अल्मोड़े के भी पूरे उत्तराखंड में ही प्रत्येक गांव जो है, उसकी एक अपनी अलग टोपोग्राफी है, उसकी एक भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल फर्क है हर गांव की, और हर गांव की विशेषता भी बिल्कुल अलग है। हर गांव की फसल बिल्कुल अलग है, हर गांव की जलवायु अलग है, भौगोलिक स्थितियां अलग है, ऊंचाई नीचाई में फर्क है। तो इन गांव को एक मॉडल गांव बनाने के लिए पहले तो हर गांव की जो पंचायत है, उसको इतना सशक्त करना पड़ेगा, वहां की महिलाओं को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि वो अपनी पंचायत में क्या जरूरतें हैं, किस तरह से वहां कौन सी चीज की खेती हो सकती है। क्योंकि जो खेती, जो मडवा कहीं किसी क्षेत्र में हो सकता है, तो तिलहन की खेती किसी दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है। चावल, हमारे ये सोमेश्वर की जो घाटी है, ये जो चावल है, जो धान है, इस वाली पैदावार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमको वो सरकार की जो नीतियां, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि जो ये नीतियां हैं विकास की और कृषि आधारित जितनी भी नीतियां बनती हैं, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए, हमारी पंचायतों से बन करके आए, जहाँ की महिलाएं भी ग्राम सभाओं में प्रतिभाग करना शुरू करें। और हमारी जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, गांव की बहुएं हैं, उनको किसी तरह से जागरूक करके गांव की ओर मोड़ा जाए, ताकि वो अपने गांव के विकास को देख सकें। और प्रत्येक योजना, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आज महिलाओं के लिए बनी है, महिलाओं के विकास के लिए बनी है, लेकिन एक तो विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय का कार्य बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। दूसरा, जो ये महिलाओं तक, जो दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन तक इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, इनका क्रियान्वयन भी किस तरह से हो, ये क्रियान्वयन भी उनके लिए करने के लिए कुछ ऐसी एजेंसीज हो बीच में, जो कि वो क्रियान्वयन वहां तक, उन महिलाओं तक पहुंच सके, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता सके और इन परिस्थितियों को उनको बताया जा सके। तो इस पर ये कार्य करने की जरूरत है कि प्रत्येक गांव एक मॉडल गांव की तरह हो, उसका विकास उसकी परिस्थिति के अनुसार हो। इसके लिए आवश्यकता है कि हम पंचायतों को सुदृढ़ करें, वहां पर जो महिला जनप्रतिनिधि एक बड़ी संख्या में आ रही हैं, उनका एक बेहतर जागरूकता अभियान चलाया जाए उनके साथ,
और उनको बहुत सारी नॉलेज दी जाए तो चीज़ें हमारी आपसे गाँव शेयर में करना थोड़ा लाएँ। पुराना हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी जी, चीज़ें उन्होंने आपको अपनी पीढ़ी को बताई, हमको बताएँगी, तो आगे बहुत कुछ हम भी बता पाएँगे, बहुत चीज़ें तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। आज के लोग हमारे बाद वाले तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। रोशमा जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, आवाज़ शायद अब आ रही हो आप तक और आपकी आवाज़ भी मेरे तक पहुँचे, मैं उम्मीद करता हूँ। जी, हाँ। अभी हाँ, हाँ मीता जी जी। ने बात की खेती-बाड़ी की और जहाँ पर खेती-बाड़ी अल्मोड़ा में बहुत चुनौतीपूर्ण दिखती है, उनके मुँह से सुनाई दिया लगता है, लेकिन वही पौड़ी जाते-जाते आपके गाँव में आते-आते वो खेती-बाड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। कैसे? जी, खेती-बाड़ी करना इतना आसान भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, पर हुँ, ऐसा है वो जानवर खाते हैं और ये करते हैं, पर ऐसा है कि उसके लिए हम लोगों को थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब मेहनत करेंगे तभी जाके होगा। क्योंकि हुँ, मैं भी रात जब हमारे यहाँ अंदर मेरे होम के अंदर सुअर घुसे तो मैं 12-1 बजे रात में कभी-कभी हर बिल्कुल। चक्कर देखने के लिए और मेरे बंदरों के लिए अपने लिए कुत्ते रखे हुए हैं। फिर मेरे मैं मेरे जितना हो सकता है ढाई हेक्टेयर मैं उसमें हर किस्म की दालें भी वो करती हूँ, जो कि मुझे सब अपनी काम करती हूँ और उसको मैं अपनी मेरे घर की बेच जाती है एडवांस में कहते लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए रख देना। पर कुछ जब ज़्यादा बढ़ जाती है सब्जियाँ तो मैं तो सब्जियाँ जो बाज़ार बेचती हूँ, हमारा नज़दीकी बाज़ार पसंद आता है, उसमें बेचती हूँ और कुछ फिर मेरे पास मैं डेयरी का काम करती हूँ, मेरे पास वो भी हैं गाय है, तो उसमें मैं दूध बेचती हूँ 35 किलो इस करंट में 35 किलो दूध आ रहा है और मैं साथ में पनीर भी बनाती हूँ और घी भी बेचती हूँ। तो ऐसा है कि थोड़ा-थोड़ा करके सब जगह मेरी सोच ये है कि जैसे मैं कर रही हूँ, मैं अपने गाँव की महिलाओं को यही बोलती हूँ कि भई थोड़ा आप भी आगे बढ़ो और अपने साथ मैंने कुछ लेडीज़ भी जोड़ रखी हैं, जिनको मैं टाइम-टाइम पे मतलब अपने साथ रोज़गार भी देती हूँ, खेती भी और जैसे मेरे 4 को देती हूँ जी। और उद्देश्य है कि भाई पहले मैं जैसे जितना हम समझ पाया हूँ कि आपने बोला कि मैंने एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, मैं तो सिर्फ़ सब्ज़ी की बात कर रहा था, आपने दाल की बात बता दी, गाय-भैंस आपने पाली हुई हैं, दूध का आपका आपका कारोबार हो गया, पनीर आप खुद बनाती हैं, इलाके में खिलाती हैं, उसको बाज़ार तक पहुँचाती हैं, लोगों तक पहुँचाती हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है। बानर और उसका उसकी बात भी आपने बोली, सुअर बानर परेशानी में रात-रात भर जागना पड़ता है। ये कष्ट है, ये और इसीलिए ये पुरस्कार भी इतना पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट शायद इसके लिए सहने पड़ते हैं, इसीलिए मिलता है। अ, हेमा जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। अब तो आप संस्कृति और हमारी लोक जो चीज़ें हैं वहाँ की ढोल दमाऊँ वाली बात आपसे करनी पड़ेगी क्योंकि आप ये सब्ज़ी-वब्ज़ी वाली बात तो होगी नहीं जब पुरस्कार मिला। तो क्या लगता है मतलब आप बहुत पुराने दौर की भी नहीं है, बहुत नए दौर में भी मैं आपको जोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज के दौर में जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, सभ्यता है, एक धार्मिक तौर पर अपनी जाना जाता है, पुकारा जाता है। गीतों के ज़रिए भी यहाँ की एक नई पहचान बनती है, दिखती है, कई बार सरकारों पर गीत बन गए, संस्थाओं पर गीत बन गए। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या विरासत आगे ढंग से बढ़ रही है? जो युवा पीढ़ियाँ हैं, बढ़ा रही हैं? हालाँकि आजकल तो अजब-गज़ब के गाने आ रहे हैं, थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है। हेलो। हाँ, हाँ, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? जी, हाँ, वो जो अभी आपने बताया है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक विरासत, उस पे देखिए आज तक तो मतलब जितना काम होना चाहिए था उतना तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है और हुआ भी है। कोविड के बाद से थोड़ा बहुत कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगा है, बट कुछ चीजें अभी भी मतलब बहुत फ्रीडम है, जो मतलब नहीं होनी। हमारी उत्तराखंड की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, वो अपने आप में इतनी रिच है कि हम मुझे नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड के सामने कोई अन्य स्टेट हो या कोई कंट्री भी हो, वो हमसे कंपेयर कर सके, क्योंकि हम स्वयं जहाँ भू हो, जहाँ स्वयं भगवान नारायण हो, जहाँ जहाँ स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जी जहाँ जिनका वास हो, तो वो तो अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह हो जाता है। हम लोगों को क्या है, हमारे आजकल की जो युवा पीढ़ियां हैं उनको मैं देख रही हूँ, मतलब भले मैं भी
ना आपने सही कहा कि ना मैं उस इतनी बड़ी एज में ना मैं इतनी कम एज में हूँ, लेकिन फिर भी आपकी मेंटेलिटी आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हो, आप देखते क्या हो, आप करना चाहते क्या हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मेरा एक टारगेट था, मुझे भी जब मैं शुरू इस लाइन में आई थी तो मुझे भी ये पता नहीं था कि लोक होता क्या है, बट मैं उस लोक में पली बड़ी हूँ तो मुझे उस चीज का थोड़ा थोड़ा पता था कि ये है। लेकिन जब मैं अपने जनपद से स्कूल में गई, स्कूल से मैं थोड़ा दूसरे जनपद में गई, दूसरे जनपद से मैं स्टेट लेवल पे आई, तो मुझे तब पता चलना चाहिए कि तब पता चला कि लोग भी मतलब जो हमारी अपनी जो विरासत है, जो धरोहर है, जो परंपरा है, जो हमारे रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, ये एक लोक है। इसी में जो चीजें उत्पन्न होती है, इससे जो चीजें घटित होती है, वो लोक के अंतर्गत आती है। तो मुझे लगा कि मतलब यार जब हमारे लोक में इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी चीजें हमें फ्री फोगट में मिल रखी है, जिनके लिए हमें कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा, तो हम क्यों फालतू का एफर्ट्स लगाएं, क्यों फालतू की चीजें गाए जिसका कोई मोल न तोल, का न कोई सर न पैर। तो मुझे लगा कि मेरे लिए वो चीज मतलब कुछ मैटर नहीं करती है। मेरे लिए जो चीज हमें कुदरत ने, जो हमें प्रकृति ने, जो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है, उस चीज को मुझे परोसने की जरूरत है और अच्छे तरीके से किस तरह से उसे पेश करना है। तो मैंने वो काम किया है। आजकल की पीढ़ियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए आप थोड़ा सा मोटिफाई करिए चीजों को, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसकी जो मूल है, थोड़ा बहुत मैं भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं जस का तस गाती हूँ, क्योंकि गांव में जो डिफिकल्ट महिलाएं गाती हैं, उस डिफिकल्ट को मैं गा लेती हूँ वैसे, लेकिन मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया ताकि हमारे लोगों तक या अन्य लोगों तक भी वो चीज जा कोई पाए। उदाहरण दे पाएंगे आप कैसे मॉडिफाई किया? देखिए, हम लोग पहले आप जैसे हमारे गढ़वाल का, हाँ हमारे गढ़वाल का जैसे चाचड़ी है, छड़िया है, तो मैं पर्टिकुलर अपने गढ़वाल की बात करें तो हम लोग क्या करते पहले जमाने में, हमारे इधर क्या होता था, जैसे ढोल ढोल हो गया, दमाव हो गया, उसके साथ चलते थे, या फिर टोर और थाली हो गया उसके साथ चलते थे, या थोड़ा बहुत हुड़के का इस्तेमाल करते थे। हमारे कुमाऊं वाले बेल्ट में हुड़के का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है वहां पे। तो मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी परंपरा, जैसे दिवाली हो, होली हो, या फिर हमारे जागर विधाएं हो, या हमारे देवी का जो अनुष्ठान होते हैं, उनमें हम लोग अधिकतर मतलब वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या किया कि जैसे हमारी जागर विधा है, तो जागर विधा जैसे पहले सिर्फ ढोल और दमाव पे हम लोग करते थे, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा इधर जबकि कि थोड़ा सा परकशन यूज कर दिया, ये थोड़ा सा हमने उस पे मोछंग यूज कर लिया, ये थोड़ा सा हमने अलग इंस्ट्रूमेंट को जो उसका बेस गिटार है उसको यूज कर दिया, तो हल्का सा वो मोडिफाई हो गया। बट हमने ऐसा नहीं किया कि मतलब उस ढोल दमाव को पूरा ही खत्म करके और सीधा हम चले गए डिस्को, पंजाब भांगड़ा, सीधा बॉलीवुड हॉलीवुड वाला, वो काम नहीं किया। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि चाहे वो लोकगीत भी हो, लोकगीत पहले हम घर गांव में थड़िया चोपड़ा जुमेलो बाजूबंद घर के अंदर, आंगन के अंदर छोटा सा एक हमारे पास ढोलक होता था या फिर गुड़का होता था, उसमें हम लोग गाते थे थड़िया चौपला जुमेलो बाजूबंद न्योली छपेली जो भी हम लोग गाते थे। बट आज क्या हो गया कि उस न्योली छपेली को उस टाइम उस तरह से गाते थे, आज हम थोड़ा सा हारमोनियम ढोलक तबला के साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, या थोड़ा सा हम पैड परकशन हल्का सा यूज कर लेते, तो वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, जाके जो हमारे अन्य ऑडियंस है वो हमसे कनेक्ट हो जाती है। और जो हमारे भारतवर्ष से जो बाहर के देशों में है, अन्य कंट्रीज में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, वो उसकी तरफ कनेक्ट होते हैं, अपने मूल की तरफ वो लोग आज की डेट में धीरे 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 हमारा उत्तराखंड का नाम विश्व में इतना ज्यादा लोग जानने लगे कि हाँ भाई उत्तराखंड का भी इस तरह का म्यूजिक है। जब से सोशल मीडिया हुआ, या जब से लोग इन चीजों को देखने आप लगे। कुमाऊनी नहीं गाती हैं? जी, कुमाऊनी नहीं गाती हैं आप गाने? कुमाऊनी पर्टिकुलर मैंने डिफिकल्ट कुमाऊनी तो गाया नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट में कुछ कोशिश कर रही हूँ। आपके कुमाऊं के कुछ 2-4 लोग कनेक्ट हैं, उन लोगों के साथ मिलके कुछ आपके यहाँ पे जो वो गाते ना झोड़ा, हाँ, जोड़ा। हाँ जोड़ा, जोड़ा वो उसको गाने की कोशिश करूंगी बहुत जल्द। रिसेंट आपने गाया है, कौन सा वाला बताइए तो? अभी मैं एक्चुअली वो लॉन्च नहीं हुआ, तो मैं आपको ऐसे नहीं सुना सकती हूँ। 2 लाइनें तो लॉन्चिंग की क्या बात है, 2 लाइनें तो आप बता ही नहीं सकती हैं, मतलब नहीं पूरा नहीं नहीं सर, जब तक गाना लॉन्च नहीं हुआ ना तब तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गाना
जो नेताजी को भी कनेक्ट करे और हेमा नेगी को भी कनेक्ट करे और उष्मा जी को भी कनेक्ट करे, मुझे भी, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल और पौड़ी भी जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने एक गाना गाया है, खेला झुमेलो रासो तांदी उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो हमारा रहन सहन हो, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारे वीर योद्धा हो, चाहे हमारे यहाँ पे थड़िया चौपला झुमेलो बाजूबंद बार त्योहार हो, चाहे हमारे यहाँ के मंदिर मठ हो, उन सबको इंक्लूड करके मैंने एक गाना गाया था, खेलो झुमेलो रासो तांदी उत्तराखंड। तो अभी मुझे उस गाने का थोड़ा सा मुझे लाइन मतलब याद तो है नहीं, बट वो गाने का जो थीम है, आप चाहो तो खेला झुमेलो नाम से उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं इसके 2 लाइन गुनगुनाऊंगी आपके बीच में। खेला झुमेलो रासो तांदी उत्तराखंड हो, खेला झुमेलो रासो तांदी उत्तराखंड, बेगति बेगति बेसक हो रोच सारे स्वर में दो, खेला झुमेलो रासो तांदी उत्तराखंड हो, खेला थड़िया चौपला चाचेरी भाई बंदो। इस टाइप से कुछ गाना था। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि मेरे को एक्चुअली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं बिना डायरी देखे गाना नहीं गा सकती हूँ। मंच पे भी अक्सर आप देखना, मेरी उस सबसे वीक पॉइंट मेरा एक ही है कि मैं उसी जो हमारा गाने का है ना, मैं बिना देखे गानों को मुझे याद ही नहीं रहता है, तो मुझे डायरी से देख के ही गाने गाने पड़ते हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, आपसे कुछ बातें मुझे और करनी है। मीता जी, पंकज जी जब गाने की बात चल रही है, पंकज जी मैं एक बार आपको टोकना चाहूंगी, गाने की बात चल रही थी, हेमा जी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ जो नए प्रयोग हो रहे हैं ना, कोक स्टूडियो का नाम आपने सुना होगा, और बसंती जी का जो जागर कुछ है, वो आज के बच्चों के साथ जो उन्होंने गाया है, नौटियाल जी है, या इनकी जो आवाज है, जो नए प्रयोग हमारे बच्चे कर रहे हैं, यंग जनरेशन कर रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? वो कहीं कहीं हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, युवा लोग हैं, उनको बहुत ही आकर्षित कर रहा है वो। और मैं देख रही हूँ अलग अलग कार्यक्रमों में वो जहां पर वो आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं गाने के लिए, तो हमारे युवा साथी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा झूमते नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कोक स्टूडियो की जो ये प्रयोग है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको पसंद नहीं आता? देखिए मैम, मेरा एक तरह से देखा जाए तो देखो, हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। अब मतलब हमारे उत्तराखंड में इतने सारे सिंगर्स हैं, एक हेमा नेगी कराची ऐसा क्यों है कि जो अपना ही परिधान पहन के गाना गाती है, या जो अपने ही पारंपरिक लोकगीतों को गाती है, क्यों गाती है? उसका कोई मीनिंग होगा, कोई थॉट होगा, कोई तो कुछ तो सोच के गाया होगा। मैं ये नहीं कह रही, देखो कोक अपना उत्तराखंड अपने आप में ही कोक है, वो सर्वस्व है। उत्तराखंड अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ कोक की भी कोई मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। आप अगर आपको कोक स्टाइल ही अपनाना है ना, तो आप पिथौरागढ़, चंपावत, वो धारचूला चले जाओ, आप हमारे इधर पौड़ी की साइड खिरसू चले जाओ, आप पौड़ी में चले जाओ, आप हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में चोपता चले जाओ, बहुत सुंदर सुंदर जगह है मैम। हल्का सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। और मतलब आज के बच्चे ना, हमारा यूथ उससे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जोलीबल अंग्यूसंग्यो ओला ग्योते पर, मतलब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, देवता पूजना उत्तराखंड ही आना पड़ेगा, अपने देवभूमि में आना पड़ेगा। हाँ, ये हमारी मूल है, ये हमारी हकीकत है। अच्छा आप है ना मैम, आप पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा से होता है, आप वहीं, आप चाहो तो देहरादून में आके भी काम कर सकते हैं, समाज सेवा आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पिथौरागढ़ में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रेम है। मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है, तो मुझे वो चीजें थोड़ा अच्छी नहीं लगती है ना। मुझे, मैं अपने कल्चर में, मुझे मैम जब मैं आज 2012 की बात बता रही हूँ, 13 की बात, जब आपदा से के बाद में 14 की बात, कैलाश खेर जी का मेरे को ऑफर आया था कि हेमा जी, आपका जो सूफियाना अंदाज है मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे साथ मतलब कोलैब कर सकती है। तो मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? क्योंकि मैंने कहा सर, पहली बात तो कि आपकी और मेरी टोन आपस में मैच नहीं करेगी। आपका अंदाज है, मेरा जो अंदाज है वो मुझे कृपा है, मेरे पर ऊपर भगवान की कृपा है, वो मेरे को नेचुरल गॉड गिफ्ट मिला है वो गला। मैंने सीखा नहीं है, ना मैंने संगीत सीखा है, ना मैंने संगीत की शिक्षा ली है, वो मेरे को भगवान ने एक गिफ्ट के तौर पे दिया है।
तो लोक मैंने की उस चीज यही को किया है। विशेषता है, हाँ, हाँ, लोकगीत जो ये है विषय उनकी यही तो विशेषता है, ये वो लोक की विशेषता है। आवाज है, उसमें सीखने का आवाज जैसा है, कुछ भी नहीं उसको है। उसको हाँ जी, हाँ। उसको छेड़ने का अधिकार मैम हमको नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम उसको जैसे मतलब हम कोई भी चीज को पहनते हैं हल्का फुल्का हम अपना कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये है कि हम एकदम उसको डिफरेंट वे में ले जाए तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा नहीं लगता, अब जी, औरों जी। का मैं नहीं जानती। मीता उपाध्याय जी, जी। आप ये हेमा नेगी जी कहती है कि वो गाने के साथ-साथ कुछ सामाजिक कार्य भी कर लेती हैं। क्या मीता उपाध्याय जी सामाजिक कार्य के साथ कुछ गाने का काम भी करती हैं? जी, मैं गाने के लिए जो ये अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी संस्कृति से जुड़ जाएँ। जैसे आज बहुत हमारे बढ़िया यहाँ मैम। ये जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें लोग मैं देखती हूँ कि हमारा रैंप वॉक, ब्यूटी क्वीन और महिलाओं के ऐसे, लेकिन हमने इसको हम्म। बिल्कुल मॉडिफाई किया है। महिला कल्याण संस्था एक है, हमने वहाँ से एक सावन मेला आयोजित किया, जिसमें जी, हमने एक सेली बनाओ प्रतियोगिता करी। सेली आरती की एक विशेष थाली हमारे कुमाऊँ में बनाई जाती है, आटे के दिए बना करके। तो वो महिलाओं जी, के बीच में और लड़कियों के लिए हमने किया है ताकि वो इसको सीखें, और उसके साथ ही साथ हमने कुमाऊनी जो आभूषण है और कुमाऊनी जो पहनावा है, उस पर आधारित एक उनकी एक प्रतियोगिता कराई थी, और उसमें जो हमने उनको जो पारितोषिक दिए थे, उसके लिए उन्हें कुमाऊनी टाइटल्स दिए, और वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। जैसे हमने कहा, एक जो लड़की बहुत ही अच्छा उसका मुस्कुराना था, तो उसको हमने मुलमुल हसन, तो हमने कहा हमारी हाँ। मुलमुल हसन ये आ गई है। एक हमने कहा आज एक बान, तो बान मतलब सबसे खूबसूरत, तो आज एक बान ए गई अब। तो और इस तरह से कुछ कुमाऊनी टाइटल्स जो है वो दे करके हमने आज एक किसान बॉय, तो जो बहुत अच्छी तरह से जो हमने व्यंजन प्रतियोगिता की, उसका टाइटल हमने माँ अन्नपूर्णा टाइटल दिया, आज एक किसान बॉय टाइटल दिया। तो ये जो टाइटल है वो लड़कियां और लड़के, ये किसान बॉय क्या होता है, तो वो उसको बोलना सीख रहे हैं, और वो टाइटल्स उनको आकर्षित करे कि हमने इन चीजों को इस तरह से मॉडिफाई किया है। तो हमारे यहाँ एक डिगारे बनाने होता है, जो सावन में हम लोग हरेले के दिन पूजते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, हर घर में महिलाएं बनाती हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। तो डिगारे बनाओ प्रतियोगिता, तो हमारी संस्था में रह करके हम इस तरह के कार्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं और पब्लिक में ले जा रहे हैं, ताकि हमारी जो जो हमारी मूल संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं इस तरह से प्रचार प्रसार हो कि हमारे जो युवा लोग हैं उनको भी वो आकर्षित कर सके। अब हमारे बहुत सुंदर उत्तराखंड के मैम। कुमाऊं में विशेष रूप से, हेमा जी, मैं बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ तो जब धान की रोपाई होती है, तो भी वहां हाँ, हाँ, कोक स्टूडियो से भी सुंदर दृश्य वहां दिखाई देता है, जब लोग बिल्कुल होता हुड़किया है बॉल मैम, मैं गाते हैं। वही आपसे अभी बता रही हुड़किया थी बॉल वही चीज। लगता है उन खेतों में, धान के खेतों में, और बारिश हो रही होती है, और हरे भरे खेतों में, कीचड़ से भरे खेतों में, जब महिलाएं और एक पुरुष साथी उनका हुड़किया बॉल के गीत गाते हैं और नृत्य करते हुए जब धान की रोपाई करते हैं ना, ऐसा स्वर्गीय दृश्य होता है। तो सारे स्टूडियो खत्म है मैम उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल मुझे सही सारे बात कर सारे रहे स्टूडियो खत्म। जो यही हमारा हैं। अस्तित्व है मैम, क्योंकि हमारा अस्तित्व रहेगा तो हम रहेंगे उत्तराखंडी। हमारा और ये अस्तित्व ही नहीं रहेगा मेरा तो हम यही तो कुछ मानना नहीं है ना है फिर। कि गांव के यही दृश्य अगर हमारे फिल्मों में, हमारे इसमें आ जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे जो युवा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो वापस गांव में आने लग जाएंगे, आएंगे मैम, और मैम वापस आएंगे, वहीं बसने डेफिनेटली लग आएंगे जाएंगे एक इसी दिन। दृश्य की पूछना ओर। ले आए बिल्कुल हमारे कहीं भी उत्तर जाएंगे इधर ही आएंगे। क्योंकि किसान बाड़ी का जिक्र आपने कर दिया तो वो भी किसान ही है, किसान बेटी भी थी किसान। किसान बुराई सामने हाँ, खड़ी वो तो है। वाली को तो पुण्य इनाम भी मिला है इसी को लेकर, देखिए ना। आपने कहा कि वो खेत खलियान की बात वहां पर किस तरीके से काम होता है, उन्होंने तो करके दिखा दिया। हम लोग मुहिम चला रहे किसान बाड़ी की और बिल्कुल उन्होंने काम अच्छा किया। रुस्मा जी, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए और सुनने के लिए। अभी सामाजिक उपाध्याय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी समाज से जुड़ी हुई हैं, कई समूह से आप जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से समूह बिल्कुल। पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं? ये कहा गया कि ऐसे छोटे-छोटे समूह, महिला समूह खासकर मेरे गाँव में भी हैं। माफ कीजिएगा। ये समूह बेहतर काम कर सकते हैं, आमदनी बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और भी तमाम चीजें। जी, हमारे जो छोटे-छोटे महिला समूह हैं, एक तो उन्होंने आपस में बैठ करके उनको जो ये बैंकिंग की व्यवस्था है, वो सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और किस तरह से ऋण लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में आज उनको ऋण दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन वो बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं अभी उनके थोड़ा-सा उसमें वो साहस नहीं दिखा पा रही हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप उनको सीखने के लिए अभी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उनके लिए कोई फैसिलिटेटर हो वहाँ पर, और जो हमारे समूहों के साथ लग करके काम करे, तो समूह कहीं भी पहुंच सकते हैं। और मैंने देखा कि जॉइंट फार्मिंग, अगर हम संयुक्त खेती की बात करते हैं, जैसे हमने बागेश्वर के एक तीख और तिलपारा में हमने एक प्रयोग किया था कि वहां जो महिला समूह थे उनको एकीकृत कर करके हमने एक बंजर पड़ी भूमि थी,
वहां इन महिला समूहों को एक करके उस बंजर भूमि को खुदवाया था, और वाकई में इन महिला समूहों ने उस बंजर भूमि को खोद करके वहां पर खेती प्रारंभ की, और वहां पर फिर हमने पॉली हाउस वगैरह लगवाए थे, और एक अच्छी खासी जो मिर्च है, पीले रंग की, लाल रंग की, इन मिर्चों की खेती भी वहां पर शुरू हो गई। बिल्कुल नई तरह की व्यवस्थाएं भी वहां पर शुरू हुई हैं, और हमने हिमाचल से लाकर फलदार पौधे भी वहां लगवाए। वो भी खेती बंजर थी और उस खेती पर आज उन्होंने काम करके दिखाया तो हरी भरी हो गई है। तो जी समूह चुनना, महिलाओं का काम करना, पुरुषों का साथ देना, मुझे जहाँ तक जानकारी मिल पाई मैंने जो जुटाई कि आपके जो हस्बैंड पति हैं उन्होंने आपको बहुत साथ दिया है, इस काम में हाथ बटाया है। हाँ, ये मैं जो भी काम करती हूँ उसमें साथ तो मेरे पति भी देते, वो थोड़े परेशान है अपने से, तो उन्होंने बहुत किया, पर थोड़ा अपने परेशानी के कारण हाँ वो नहीं कर पाती, और फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरे साथ की महिलाएं जिनमें मैंने समूह तोड़ रखा है, तो उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आप भी थोड़ा करना, मेरे साथ भी जुड़ो, या तुम खुद अलग भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बीज बीज लाने हर चीज में हम तुम्हें मदद करेंगे। बल्कि जब पौध वहाँ से उद्यान विभाग से बीज लाती हूँ, तो और कई बाहर से भी मंगाती हूँ मैं कुछ, तो वो तो उनको पौध भाई तुम भी लगाओ, तो कुछ लोग करते हैं और कुछ तो थोड़ा अभी कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे गाँव में जो जैसे मैं करती हूँ ऐसे ही 10-15 दिन से पहले तो 100 नहीं, मतलब 100 तो नहीं है घर में, पर 8-10-15 करेंगे तो बहुत कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो सारे मॉडर्न हो गए, घर का काम कहाँ से करेंगे? आप जैसी प्रतिभाएं तो करेंगे तभी तो आप, है ना? हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना काम अगर करना आ गया वो कर रहे हैं। तो देखिए संगीत को बचाना आपका काम है नेगी जी, और उपाध्याय जी उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जहाँ वो एक साथ कई लोगों को जोड़ रही हैं, उनको संस्कृति भी बचा रही हैं और उनको तमाम और तरह की चीजों को भी देखना, फोकस करना है। अब खेती किसानी कोई कर रहा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। और मैं रोशमा जी आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक चीज आई कि आप लोग जो समूह चलाते हैं या जो बंजर खेती को आप उपजाऊ बना रहे हैं, कैसे सरकारी या प्रशासनिक तौर पर आपको मदद मिलती भी है या नहीं मिलती है? मदद तो हमें पहले मेरे पास जब बैल थे तो फिर मुझे जब बैल थे कुछ कारण हो गया कि नहीं, कृषि विभाग ने मुझे यंत्र दिए और उससे उसमें और उद्यान विभाग से बीज भी मिलते हैं, और जैसे के लिए पशुपालन से पशुपालन विभाग में जो चारा आता है वहाँ से मैं चारा लेती हूँ, तो लगभग सभी विभागों से थोड़ा मदद होती रहती है। अच्छा, एक बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि भैया हम खेती-बाड़ी करेंगे तो कितनी आमदनी हो पाएगी और किस तरीके से हम घर चला पाएँगे? हालाँकि मुझे ये पता है, मेरा बचपन भी उन्हीं खेतों में गुजरा है, आज मैं भी रोटी के लिए बाहर आ गया, मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया, जो लोग चीज़ चुराते हैं या जो लोग मेहनत करना नहीं जानते खेत खलिहान में अपने घर-बार को बचाने के लिए। मैं ये इल्ज़ाम अपने पर डालता हूँ और लेता हूँ हमेशा, मेरे को इस बात की तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग जो अभी खेती खलिहानी कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, एक कहते हैं कि बिज़नेस का ये ज़रिया बन सकता है, लेकिन क्या वाक़ई में इतना कुछ है या फिर संतुष्टि है, बस अपना पेट भर लेते हैं, ऐसा कुछ है इसमें? आप कैसे बताएँगे? उसमें संतुष्टि भी करनी पड़ती है, पर ऐसा है कि जैसे निकल जाता है जब हर चीज़ करो, मतलब एक ही चीज़ पे निर्भर रहेगा आदमी तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ हो गई तो पूरा होगा, क्योंकि जब मैं खुद खेती करती हूँ तो उसमें मैं लेडीज़ों को जो मेरे साथ जुड़ी हैं उनको जब काम में बुलाती हूँ, काम करवाती हूँ, उनको दिखाई देती हूँ, तो पूरा जोड़ के मतलब पूरा अपना घर भी अच्छा चल जाता है और उन लेडीज़ को भी रोज़गार मिल जाता है। तो मतलब ऐसा कि साल भर में 4-5 लाख 4 लाख तक तो ऐसे हम समथिंग 3-4 लाख तक मतलब 80-90 हज़ार तक तो मुझे बच जाते हैं। तो पूरी कॉस्ट ढंग से, तो ऐसा है कि ये थोड़ा विभाग वाले सुन रहे होंगे। नहीं ये तो बहुत कम है। कि मैंने थोड़ा अंदाज है कि मतलब थोड़ा क्योंकि घर में व्यवधान नहीं होता ना, आपको सुनने का मन कर रहा है कि आप सुना जाए आपको और वो लोग को सुनाया जाए आपको, थोड़ा-सा आवाज़ दिक्कत कर रही है मुझे कहीं-कहीं पर लग रहा है। मीता जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। जो रुचि
है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं पहाड़ में। अपने अल्मोड़ा में तो और कम हो गए हैं, बल्कि वो वहाँ पे वो जो रिपोर्ट आती है, पलायन की रिपोर्ट आती है, सबसे ज़्यादा पलायन बोलते हैं उत्तराखंड से, वो अपने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुआ करके। ये कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं? हम कनेक्टिंग की बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे थे, लेगी चली गई, अगर आएँगी तो बात करूँगा कि हम विरासत में बचाए हुए हैं। वो कहती है कि मैंने भी खुद चीज़ों को बहुत सँभल कर कदम रखा है, चलाया है, क्योंकि कुछ चीज़ बिगड़ ना जाए। लेकिन इस मामले में खेत खलियान और घर-बार के मामले में तो बिगड़ा ही नहीं है, उजड़ चुका है सब। जी। ये जो पलायन हुआ है, अभी इसको रोकने के लिए एक तो हमको ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं, देखिए हम बात करते हैं कि आपको हर किसी को गाँव में रहना चाहिए, लेकिन हम खुद अपने बच्चों को बाहर रखते हैं, बाहर पढ़ाने भेजते हैं। तो एक तो जी। अच्छी शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अच्छा स्तर हो और वो शिक्षा ऐसी शिक्षा के साधन वहाँ पर हों, जिससे वहाँ पर बच्चे रह कर के पढ़ें। वहाँ पर आजकल की बहुएँ, आजकल की बेटियाँ कुछ पढ़ सकें, कुछ शिक्षा के ऐसे संसाधन गाँव में होना ज़रूरी है और साथ में जो वहाँ पर आवागमन के साधन हैं, जो सड़कें हैं, जो सुविधाएँ जिसको कहना चाहिए, जो नागरिक सुविधाएँ हैं, वो भी गाँव में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक वो नागरिक सुविधाएँ हमारे गाँव में नहीं पहुँचेंगी, तब तक वहाँ से पलायन होगा, क्योंकि कठिनाइयों में जीवन गुजारना हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वो हम अपने पर लागू करने में हम हमेशा पीछे होते हैं, क्योंकि वो सुविधाएँ हर किसी को चाहिए रहने के लिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी जलवायु में रहना, अच्छे मकानों में रहना। तो हर एक गाँव का मैं वही कहती हूँ कि एक मॉडल के रूप में उनका एक विकास किया जाए और वहाँ पर किस तरह से ये सुविधाएँ हों, स्वास्थ्य की सुविधाएँ। हम एक बार उसी सुदूरवर्ती गाँव में जब हम गए, महिलाओं से हमने रोजगार की बात करी, तो 2-3 महिलाओं ने 2 टूक हमसे कहा कि आप यहाँ उपदेश देने आई हैं, हम बचेंगे तभी तो रोजगार करेंगे। अभी तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, हमारी महिलाएँ बच्चा प्रसव के टाइम पर मर रही हैं, बच्चे एनीमिक हैं, हमारी महिलाएँ, हमारे बच्चे एनीमिक हो रहे हैं, उनको दांतों में कैविटी हो रही है, उन्होंने 10 तरह की बीमारियां उन बच्चों को दिखा दी और उन्होंने कहा अभी कभी कोई फेरी वाला आता है दवाई बेचने के लिए, तो हम उनसे बुखार की कैप्सूल भी 10-10 रुपए में एक खरीद रहे, और आप यहाँ हमसे स्वरोजगार की बात कर रही है। तो ये स्वास्थ्य की सुविधाएं हर गांव में, बेहतर सुविधाएं, जिससे आदमी, हमारी महिलाएं जिंदा तो रह सके ताकि वो आगे काम कर सके। तो ये जब तक ये कठिनाइयों पर हम फोकस नहीं करेंगे गाँव में, तब तक वहां पर पलायन होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, देखिए कोरोना में लोगों ने ये महसूस किया था कि जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, वो गाँव से बेहतर कहीं मिल ही नहीं सकती है। जो स्थितियां हैं वो गाँव से सुंदर कहीं हो ही नहीं सकती है। अपनी भूमि से सबको लगाव है, लेकिन ये सच कठिनाइयां, है। ये संघर्ष हम हम उद्देश्यों में कह सकते हैं कि गाँव में रहना चाहिए, लेकिन अगर खुद दो दिन झेलना के पड़े तो हम वहां से लिए भागते हैं। तो हमें या कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सुविधा हर गाँव तक पहुंच सके। हर गाँव कुछ तक कह जब रही तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। बोल रही हूँ कि जैसे कि हम अपने गाँव से बाहर 2 दिन सफर से के गर्मी से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही है। वो बिल्कुल, तकनीकी दिक्कत है, अगर वो सही रहता मैं आपसे जुड़ने की फिर कोशिश करूँगा, बाद में भी आपसे जुड़ने की बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिक्कतें आप बता रही हैं हेमा जी, तो वो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने देखा, खुद मैं गाँव में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि हमको 2 दिन रहने में इतनी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन है। और फिर हमारे कुछ सामाजिक परिवेश जो है, महिलाओं के लिए जो कठिन स्थितियाँ हैं, मैं देखती हूँ जो उनको मासिक धर्म के दिनों में जो उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, उनके लिए जो विशेष नियम बनाए गए हैं, सामाजिक कुछ हमारी कुरीतियाँ भी ऐसी हैं जो महिलाओं को और पीछे करती हैं। तो ग्राम प्रधान होने के बावजूद भी अगर आप पूछेंगी कि हमको ग्राम प्रधान से बात करना है, तो वो अपने पति की ओर इशारा करेंगे कि ये बात करेंगे आपसे। हालांकि स्थितियां बदल रही है, ऐसा नहीं है धीरे धीरे, लेकिन हमारा जो सामाजिक ताना बाना है ना, उसमें भी कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने में मुश्किल भी है। और फिर कुछ नीतिगत मामले हैं, आप पंकज जी कहेंगे मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन नीतिगत मामले भी मैंने हर चीज को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने प्रशासनिक भूमिका भी निभाई है। तो इस प्रशासनिक भूमिका में जो एक मैं प्रशिक्षक के रूप में उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में रही हूँ, तो वहां पर मैंने देखा है कि कुछ नीतिगत मामले हैं, जैसे कृषक की भूमिका में महिला की हमेशा एक मजदूर की स्थिति में वो रहती हैं, भूमि का स्वामित्व तो उनके पास नहीं है। जब हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो उसमें एक नियम है कि जिसके नाम भूमि होगी खेती की, उसी को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। महिलाएं सारा खेती का काम करती हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की हकदार वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे कुछ नीतिगत मामले हैं जिसमें भी हमें सोचना पड़ेगा। किसान सम्मेलन में हम महिलाओं को हम पीछे देखते हैं,
तो कार्यक्रमों में हम किसान भाइयों को नमस्कार कहते हैं। तो ये सब चीज बदलाव हमें लाना पड़ेगा। हमारी बहनें जो कृषक हैं आज, उनकी भूमिका को और उभारना पड़ेगा, और साथ में जो मध्यस्थता करते हैं, जो हमारी खेती बाड़ी और जो हमारे अन्न जो पैदा हो रहे हैं गाँव में, उसको बाजार तक लाने का जो काम करें। आजकल मोटे अनाज का बहुत ज्यादा हम उसको लोकप्रिय बना रहे हैं और विदेशों तक उनकी धूम है, लेकिन उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमारी कृषक बहनों तक नहीं पहुंच पाता है, वो पूरा का पूरा, क्योंकि बीच में मध्यस्थता जो लोग करते हैं वो कितना मुनाफा ले रहे हैं। ये सारे नीतिगत मामले हैं जिन पर हमको सोचना पड़ेगा, और कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी महिलाओं के हित में, कृषकों के हित में, पलायन रोकने के हित में। उपाध्याय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी, मुझे भी एक मंच ऐसा मिला जहां मैं अपने दिल की बात कर पाई हूँ, तो बहुत ही धन्यवाद है इस मंच का। तो धीरे-धीरे कनेक्शन की वजह से कट गया। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप पहाड़ के लिए और बेहतर काम कर पाएँ और इस तरीके से आपको इनाम मिलता रहे, जिस तरीके से सम्मान तीलू रौतेली मिला है। दगड़ियों, संख्या तो 13 है इन महिलाओं की जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया और पुरस्कार पाया है। लेकिन कुछ महिलाओं से मिलने का मौका मुझे भी मिला, बात करने का मौका मिला, और उनकी भी सुनी, अपनी भी सुनाई। पहाड़ को लेकर चिंता उनकी भी थी, मेरी भी है। लेकिन चिंता के बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ सोच बदल रही है लोगों की। कुछ लोग खेती-बाड़ी में इस तरह से काम कर रहे हैं कि मिसाल बन रहे हैं। जैसे रोशमा जी एक मिसाल के तौर पर पौड़ी से आई सबके सामने, जिन्होंने बंजर खेती को उपजाऊ किया और वहां से एक अलग तरह की अलग जगाई है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी मीता उपाध्याय जी अल्मोड़ा से आती हैं। मिठाइयों के लिए शहर बाल मिठाई के लिए फेमस है। आप जाएंगे वहां भी रौतेला जी की दुकान मिलेगी और वहां से बाल मिठाई लोग ले जाते हैं। लेकिन जब ऐसे इलाके से जहाँ जहाँ की पहचान मिठाई हो और वहां से ऐसी मिठास निकले कि कुछ करना है प्रदेश के लिए और आपको तीलू रौतेली पुरस्कार मिल जाए, उस साहस के लिए, उस हिम्मत के लिए कि आप समाज में अच्छा काम कर रही हैं, तो ये बड़ी बात होती है। हिमा जी से हमारी बात हुई, वो हमारी संस्कृति को, हमारे गीतों को, हमारे गानों को, हमारे ढोल दबाओं वाली वो पुरानी तस्वीर को आज तक जिंदा किए हुए हैं, अलग अंदाज में, अपने ही अंदाज में, और जिन्हें आवाज ऊपर वाले ने दी है, गॉड गिफ्टेड आवाज है, वो दम पर उत्तराखंड की अलग अलग चीजों को हमारे बीच में रखती आई हैं। बस जानने और समझने की कोशिश की है दगड़ियों। लेकिन तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर सबके मन में एक बात रहती है हमेशा कि किस तरीके से ये पुरस्कार मिले। ये गौरव का, ये साहस का, ये समर्पण का पुरस्कार है। ये हर किसी को मिलता नहीं है, इसके लिए तपना पड़ता है। ऐसा लगता है ये सब लोग तपे हैं। संख्या 13 थी लेकिन 3 लोगों से बात हो पाई। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर, लोगों के संघर्ष को लेकर? और कुछ लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक काम, कुछ लोग गीत संस्कृति को बचा रहे हैं, गानों के ज़रिए बता रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड कैसा है। आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, साथ ही लाइक करिएगा इस चर्चा को और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि वो भी समझ पाएँ तीलू रौतेली पुरस्कार कैसे मिलता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। जय उत्तराखंड। मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा, जहाँ से आप आती हैं, जो मेरा भी जिला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, लोग बाहर गए हैं। महिलाएं भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, घर खाली है, और लोग खेती-बाड़ी भी वहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं। आप भिंडी भी उगाओ, गोभी भी उगाओ, आप पत्ता गोभी उगाओ, फूल गोभी उगाओ, और तमाम दलहन तिलहन बहुत बट सब बहुत। मेरे जो ये कार्य थे आज, जो इसको रिकॉग्निशन मिला है इस समय, तो उससे मुझे और ज्यादा साहस हुआ है और ज्यादा प्रेरणा मिली है इनको करने की इनके साथ। जो भी थड़िया, चौपला, जुमेलो, बाजवन, न्योली, छपेली इत्यादि जो भी गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को गाने का मैंने एक प्रयास किया है। तेरे बल्ले ऊंचा डांडा कांठा मांगे तेरा तंबू तड़िया, ऊंचा डांडा कांठा एड़ियो गुरु झंडा घटिया मेरी बनियो। अरे बोलते ही वाला कांठा रंदी सूजो बीजो एड़ियो,